हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में लेखांकन शब्दावलियाँ हम लोगों ने समझी हैं। मैंने लगभग सभी लेखांकन शब्दावलियाँ आप लोगों को काफ़ी विस्तार पूर्वक बताई है। आज ये लेखांकन शब्दावली की अंतिम वीडियो है जिसमें मैंने कुछ शेष बची हुई लेखांकन शब्दावलियाँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनको हम सही अर्थों में समझें ताकि लेखांकन से संबंधित विषय वस्तु को समझने में हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। ये 11 लेखांकन शब्दावलियां आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी विस्तार से बताई हैं। स्टार्ट करें वीडियो। उसके पहले आप जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी पुराने आपके व्यूअर्स जो रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी ये वैल्यूएबल कमेंट्स ही हमारे को वीडियो प्रिपेयर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू। इसी में सबसे पहले समझते हैं हम पहला आपके कौन सा टर्म जिसको नाम दिया है आयगत प्राप्तियां। किसे कहा जाए आयगत प्राप्ति, यानी आपके कौन सा रेवेन्यू, आपके रिसिप्ट्स। प्राप्तियों से वर्ड से समझ में आता है कि जो हमने प्राप्त किया है वो प्राप्तियां हैं, पर ये आयगत नेचर की यानी आयगत प्रकृति की जो प्राप्तियां हैं वो क्या हैं उन्हें जरा देखें। लेखांकन में आयगत प्राप्तियों से तात्पर्य उन प्राप्तियों से है जो कि नियमित या आवर्तक प्रवृत्ति की होती हैं। नियमित से मतलब जो आपके नियमित तौर पर प्राप्त होती रहती हैं। माल का विक्रय व्यापार में नियमित होता है, उससे प्राप्ति वो आयगत प्रकृति की है। या किसी भी प्रकार की अन्य आय जो आपको रेगुलर आपकी रिसीव हो रही है, समय समय पर नियमित तौर पर रिसीव हो रही है, वे समस्त प्राप्तियां ही आयगत प्राप्ति कहलाती है। फिर चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों ना हो, वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्तियां, किराए की प्राप्ति, क्रय का कमीशन या उधार पर आपके कौन सा ब्याज की प्राप्ति आदि को आयगत प्राप्ति माना जाता है। ये प्राप्तियां व्यवसाय के संचालन के दौरान सामान्य रूप से प्राप्त होती रहती हैं। तो जैसा कि आपको आयगत प्राप्ति यानी जो हमें प्राप्त हुआ है, और आयगत प्राप्ति का मतलब ये वो प्राप्तियां हैं जो नियमित तौर पर होती हैं, यानी इस प्रकार की प्राप्तियां बार बार आपको होती हैं, नियमित तौर पर होती हैं, एक निश्चित समय अंतराल में होती हैं, उन्हें ही हमने क्या बोला आयगत प्राप्तियां। ये प्राप्तियां हो सकता है कि माल बेचने से प्राप्त हुई विक्रय की राशि वो आयगत प्राप्ति है। यदि आप सेवाएं प्रदान करते हैं तो उससे प्राप्त धन भी आपकी कौन सा आयगत प्राप्ति है। किसी को आपने उधार दिया है, उस पर आपको ब्याज की प्राप्ति हुई है, तो वो ब्याज भी आपके कौन सा नियमित तौर पर आपको प्राप्त होगा, तो ये भी कौन सी प्राप्ति कहलाएगी आयगत प्राप्ति। इसी प्रकार से एक और समझें प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्ति, जिसको नाम दिया कैपिटल रिसिप्ट्स। अब ये कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां वो होती हैं जो न तो नियमित रूप से प्राप्त होती हैं न ही आवर्तक प्रवृत्ति की होती हैं। ये प्राप्तियां वो हैं जो यदा कदा होती हैं, कभी कभी होती हैं। ऐसी प्राप्तियों को हमने पूंजीगत प्राप्ति कहा। इन प्राप्तियों का जो स्वभाव होता है या इनकी जो प्रकृति होती है, ऐसी प्राप्तियां प्राय स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होती है, जिसका सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों से कोई संबंध नहीं होता है। आपने व्यवसाय की कोई संपत्ति को बेचा है, उस संपत्ति को बेचने से प्राप्त राशि आपके पूंजीगत प्रकृति की प्राप्ति होती है। तो यहां पर आपको दो विशेषताओं को याद रखना है कि पूंजीगत प्राप्ति नियमित तौर पर नहीं होती हैं, ये आवर्तक प्रवृत्ति की नहीं होती हैं, यानी ये लगातार आपके प्राप्ति नहीं होती हैं। ये व्यवसाय में यदा कदा कभी कभी इस प्रकार की आपकी प्राप्ति होती है। और ये प्राप्तियों का एक उदाहरण आपको दिया है समझने के लिए कि अगर आपने व्यापार की संपत्तियों का विक्रय किया है तो उस विक्रय से प्राप्त हुई राशि आपके पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि व्यापार में संपत्तियां उपयोग के लिए खरीदी जाती हैं, न कि बेचने के लिए। पर कभी कभी संपत्तियां पुरानी हो गई, खराब हो गई या किसी अन्य कारण से कुछ संपत्ति बेच रहे हैं, तो ऐसी घटना व्यापार में कभी कभी होगी, नियमित तौर पर लगातार नहीं होगी, कई वर्षों में एक बार होगी। इसलिए इनको क्या नाम दिया
पूंजीगत आपके कौन सा प्राप्ति, जिसका सामान्य व्यवसाय गतिविधियों से कोई संबंध नहीं होता है। पूंजीगत प्राप्ति बड़ी रकम की होती हैं और कभी कभार ही क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो प्राप्तियों को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ऐसी प्राप्ति जो नियमित तौर पर प्राप्त होती हैं तो वो व्यापार की सामान्य क्रिया का भाग है, और ऐसी प्राप्तियां जो यदा कदा आपकी होती हैं वो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। इसी में एक और टर्म समझते हैं जो आप लोगों को आना चाहिए, आगम, जिसको नाम दिया रेवेन्यू। ये आगम रेवेन्यू किसे कहा जाए? हमने अभी प्राप्तियां समझा आयगत प्राप्ति, तो ये आयगत प्राप्ति अपन ने क्या समझा, जो नियमित तौर पर प्राप्त होती है। तो उसी से सिमिलर मिलता जुलता वर्ड है आगम यानी रेवेन्यू। आगम से आशय किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली ऐसी आय जो नियमित रूप से होने वाली है। यानी कहते हैं कि आयगत प्राप्तियां जो हैं व्यापार की, उन्हें ही हम आगम या रेवेन्यू कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसको थोड़ा और विस्तार से समझें कि इसमें माल के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि और ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राशि सम्मिलित होती है। देखो, जो आयगत प्रकृति की प्राप्तियां हैं वो भी दो प्रकार की होंगी। एक तो वो जिसके आपकी जो व्यवसाय करते हुए आपने कौन सा प्राप्त की है, और एक वो आय जो आपने विनियोग किया है और उस विनियोगों पर प्राप्त हुई आय। तो यहां पर जो आय से संबंध है आगम का, रेवेन्यू का, वो व्यवसाय की उस प्रमुख गतिविधि से संबंधित है जिस उद्देश्य निमित्त आपने व्यापार किया है। और आपका उद्देश्य व्यापार में क्या है? माल बेचकर लाभ कमाना, सेवाएं प्रदान करके आपके कौन सा आय को अर्जित करना। तो इस उद्देश्य से प्राप्त राशि नियमित रूप से प्राप्त होगी, और ऐसी राशि को ही हमने आगम रेवेन्यू कहा। तो इसमें माल के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि या ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त होने वाली राशि को हमने क्या माना? आगम रेवेन्यू। ये आवर्तित प्रवृत्ति की होती हैं, ऐसी क्रिया हम व्यापार में बार बार करेंगे, तो ये आगम आपको नियमित तौर पर प्राप्त होगी, इसलिए इसको अपन ने आगम रेवेन्यू कहा। इसमें किराया, कमीशन, ब्याज आदि से प्राप्त राशि भी आपके क्या है? सम्मिलित है। आगम का संबंध दिन प्रतिदिन की क्रियाकलापों से होता है। यह नियमित प्रकृति की आपके कौन सा होनी चाहिए, यानी ये भी आवर्तिक प्रवृत्ति की होती हैं। अतः व्यवसाय के स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी अथवा आपके ऋण से प्राप्त आगम नहीं होती हैं। आप ये समझें कि व्यापार के स्वामी ने जो पूंजी व्यापार में लगाई वो आगम है, वो आगम नहीं है। या आपने ऋण आपसे किसी से लिया है, वो आगम नहीं है, क्योंकि ये ऐसी क्रियाएं हैं जो नियमित तौर पर नहीं होती है। स्वामी रोज रोज आपके पैसा नहीं लगाता है, बार बार पैसा नहीं लगाता है, ये हर दिन अपन आपके ऋण नहीं लेते हैं। तो ये क्रिया आवर्तिक प्रवृत्ति की नहीं है, तो ये आगम की श्रेणी के अंदर नहीं आएगी। इसी में अपन समझते हैं एक और समानार्थी शब्द जो नाम दिया है आय। आय यानी इनकम। इनकम का अभिप्राय यहां पर क्या है? आय, इनकम और आगम रेवेन्यू दोनों में काफी अंतर है। इस अंतर को हमें समझना है। कई लोग रेवेन्यू को ही इनकम बोलते हैं, वो गलत होगा। आय का मतलब क्या है? माल के विक्रय से प्राप्त हुई कुल राशि को अपन आगम रेवेन्यू कहते हैं। बेचे गए माल की जो लागत है उसको अपन व्यय, एक्सपेंसेस कहते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस है आगम और व्ययों का, वही आपके कौन सा, यदि आगम में से व्यय को घटा दिया जाए तो शेष राशि जो बचती है वही आय, इनकम कहलाती है। अब इसी में अपन समझें एक फॉर्मूले के द्वारा। मैंने आपको बताया है कि आगम में से अगर व्यय को घटा दें तो आपके जो शेष बचेगा वही हमारी क्या है? आय, इनकम। और इस आय, इनकम की वजह से व्यापार की पूंजी में क्या होती है? वृद्धि। अब इसी का एक और समानार्थी शब्द है लाभ, जिसको नाम दिया प्रॉफिट। किसे कहा जाए? लाभ। लाभ से आशय किसी व्यावसायिक संस्था के एक लेखांकन अवधि के दौरान कुल आपके व्ययों पर कुल आगमों के आधिक्य से है। देखो, लाभ और हानि दो समानार्थी शब्द हैं। इनका उपयोग कब होता है?
जब किसी संस्था के लेखांकन अवधि यानी किसी वित्तीय वर्ष के हम परिणामों का निष्कर्ष निकालें तो वो लाभ हानि के रूप में व्यक्त होता है। यानी जो आपने आय इनकम अर्जित करी है वो तो एक व्यवहार में होने वाला आपके कौन सा लाभ है, परंतु यदि उसी आय को अपन वित्तीय वर्ष के दृष्टिकोण से देखें तो जो अंतर आएगा कि सभी आपकी आगमों से कुल व्ययों को अगर घटा दिया जाए और आगम अगर आपके अधिक हैं तो वो क्या कहलाएगा, लाभ। तो कुल आगमों से कुल आपके व्ययों को घटाएं तो अंतर की राशि क्या कहलाती है, लाभ। और ये लाभ जब भी बात आएगी तो याद रखें ये किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित आपके अवधि में हुए व्यवहारों के आधार पर अपन निकालेंगे। किसी एक व्यवहार में हुए लाभ के संदर्भ में बात नहीं हो रही है। ये किसी वित्तीय आपकी लेखांकन अवधि जो कि अप्रैल से 31 मार्च होती है, इस वित्तीय आपके कौन सा वर्ष से संबंधित व्यवहारों के आधार पर अगर अपन परिणाम निकाल रहे हैं तो वो परिणाम दो रूप में होंगे। या तो अगर आगम अधिक के हैं, आगम ज्यादा हैं व्ययों की तुलना में तो आपको लाभ होगा, और अगर वे ज्यादा हैं तो आपको क्या होगी, हानि। इस लाभ की वजह से व्यापार की पूंजी में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब इसी का जो विपरीत है, लाभ का विपरीत क्या होगा, हानि। हानि यानी लॉस। लॉस किसे कहा जाए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हानि को हम दो अर्थों में समझते हैं। यहाँ पर इसके दो अलग अलग अर्थ हैं। पहला अर्थ तो जैसा कि अपन ने अभी समझा लाभ के संदर्भ में कि ये एक विशेष अवधि के व्यवसाय के कुल व्ययों के कुल आगमों से आधिक्य को सूचित करता है। यदि आपके किसी लेखांकन वर्ष के सभी व्यवहारों का हम निष्कर्ष निकालें और उसमें कुल आपके व्ययों का कुल आगमों पर आधिक्य हो, यानी वे ज्यादा हैं आगम कम हैं, तो उस दशा में क्या होगी, हानि। इसको फॉर्मूले के द्वारा अपन आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपके वे ज्यादा हैं, कुल वे ज्यादा हैं और कुल आगम कम हैं, तो वो व्यापार की क्या कहलाएगी, हानि। पर जैसा कि मैंने कहा, हानि और लाभ को आप जब भी देखेंगे समझेंगे तो वो किसी वित्तीय वर्ष की अवधि के व्यवहारों का जो निष्कर्ष है उसके दृष्टिकोण में आपको इस टर्म को समझना है, तो ही ये आपके लाभ और हानि कहलाती है। अब हानि का एक और अर्थ आपको यहां पर मैंने आपको लिख कर दिया है, इसको भी आप समझें। किसी ऐसे तथ्य या गतिविधि से है जिसमें फर्म को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, ऐसी कोई भी घटना, तथ्य या गतिविधि आपके व्यापार के लिए हानि स्वरूप है। जैसे आग से आपके कौन सा माल नष्ट हो गया तो ये व्यापार के लिए हानि है। चोर आपके माल या संपत्ति चुरा कर ले गए तो ये क्षति भी हमारे लिए क्या है, हानि का ही एग्जाम्पल है। क्योंकि ऐसे घटना घटित होने से व्यापार को न तो कोई प्रतिफल प्राप्त होगा न कोई लाभ की प्राप्ति होगी, इसलिए इसको क्या शब्द दिया गया, हानि स्वरूप माना गया। किसी दुर्घटना में कोई संपत्ति माल नष्ट हो जाए तो उससे हुई आपकी क्षति भी हमारे लिए हानि की श्रेणी में आती है, यानी इसको क्या बोलते हैं अपन, हानि। तो हानि को अपन दो आपके अर्थों में समझते हैं। यदि आपके व्ययों का कुल योग आयों के आगमों के कुल योग से ज्यादा है तो वो हानि है, या फिर किसी प्रकार की आपको क्षति पहुंचती है आपके माल की, संपत्ति की, तो ये क्षति आपके लिए व्यापार के लिए क्या कहलाएगी, हानि। अब एक और शब्द समझते हैं, एक और शब्दार्थ समझते हैं, दिवालिया। दिवालिया का मतलब क्या है? दिवालिया को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट क्या मतलब है इसका? एक व्यक्ति या संस्था को जो अपने ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है उसे दिवालिया कहा जाता है। देखो, व्यक्ति या संस्था के संदर्भ में यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने दायित्व को चुकाने में सक्षम है कि नहीं है, इस बात को इंगित करता है यह दिवालिया शब्द। अगर कोई संस्था या व्यक्ति अपने दायित्वों के भुगतान करने में सक्षम नहीं है, यानी उसके दायित्व इतने ज्यादा हैं संपत्तियों की तुलना में कि वो उन दायित्वों को वहन नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में उसे दिवालिया
इंसॉल्वेंट कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति या संस्था को हम अब कौन सा दिवालिया या इंसॉल्वेंट कहेंगे। इस शब्दार्थ से ये हम समझ सकते हैं कि ये संस्था या व्यक्ति अपने दायित्वों के भुगतान करने में क्या है, सक्षम नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में ही इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अब इसी का जो विपरीत है वो है सक्षम वर्ग। सक्षम का मतलब है आपके सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अभिप्राय हो गया कि आपके इस शब्द का प्रयोग कब करेंगे, जस्ट इसके विपरीत कि वो व्यक्ति या संस्था अपने दायित्व भुगतान करने में क्या हो, सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में उसे सक्षम यानी सॉल्वेंट कहा जाएगा। तो ये जो शब्दार्थ है इससे आपको कौन सा ये गूढ़ अर्थ समझना है। यदि किसी व्यक्ति के लिए कह दिया गया कि वो दिवालिया हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने दायित्व का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। और किसी के संदर्भ में ये कहा गया कि ये सॉल्वेंट पार्टनर्स है या सॉल्वेंट फर्म है, इसका मतलब ये हो गया कि वो अपने दायित्वों को भुगतान करने में क्या है, सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में इन शब्दार्थों का सही अर्थ आप लोगों को आना चाहिए। अब एक शब्दार्थ और है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विनियोग, इन्वेस्टमेंट। विनियोग का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाए। व्यापारी अपनी अतिरिक्त आय को, देखें विनियोग से आशय उस राशि से है जो व्यापारी द्वारा अतिरिक्त आय या लाभ कमाने के लिए व्यापार के अतिरिक्त धन को व्यापार के बाहर आपके लगा देता है ताकि व्यापार को ब्याज, लाभांश की आय हो सके। ऐसी राशि को ही हम क्या कहते हैं, विनियोग। देखो व्यापारी का मूल उद्देश्य तो माल बेचकर सेवा प्रदान करके लाभ अर्जित करना होता है, परंतु अगर व्यापार में कुछ अतिरिक्त धन पड़ा हुआ है जो अभी किसी काम नहीं आ रहा है, तो व्यापारी, सफल व्यापारी वही है कि वो उस अतिरिक्त धन को भी ऐसी जगह आपके निवेश करे जहां उसे ब्याज की या लाभांश की क्या हो, प्राप्ति हो। और अगर इस उद्देश्य से व्यापारी अपने इस अतिरिक्त धन को कहीं आपके निवेशित कर देता है तो उसी क्रिया को हमने नाम दिया विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट। और इस आपके विनियोग करने से व्यापार को क्या आपके फायदा होगा कि इस विनियोजित राशि पर उसे नियमित तौर पर ब्याज या लाभांश की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार का जो आपके निवेश उसने किया है वही विनियोग, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और ये व्यापार के लिए क्या है, संपत्ति स्वरूप होगा। अब प्रश्न आता है कि इसमें एक और चीज अपन समझते हैं विनियोग से के अलावा, जिसको नाम दिया पशुधन। लाइव स्टॉक बोलते हैं इसे पशुधन। व्यापार में जो संपत्तियां होती हैं उसमें ये पशुधन आपके कौन सा, एक वो आपकी संपत्ति है जिसकी जो प्रकृति है वो सजीव वस्तु के रूप में है। सजीव वस्तु के रूप में हम किसी भी प्रकार के पशु को ले सकते हैं। तो व्यवसाय में यदि पालतू पशु हैं जिसको अपन घर में पाल सकते हैं, यानी जिनको अपन अपने साथ रख सकते हैं और उनसे भी आय अर्जित कर सकते हैं या उनसे सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे पालतू पशु को लाइव स्टॉक के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसके आधार पर व्यवसाय किया जाता है तो उसे हम पशुधन कहते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको लिखे हैं कि डेयरी फार्म में गाय, भैंस, आपके मुर्गी, आपके फार्म में मुर्गियां और घोड़ा, आपकी गाड़ी के अंदर घोड़ा जो आपके काम आ रहा है, ये सभी आपकी क्या है, पशुधन की कैटेगरी में आता है। तो इसको संपत्ति के रूप में हम लोग अपनी पुस्तकों में लिखेंगे, पर इनके व्यक्तिगत नामों से लिखने की बजाय इनको पशुधन के नाम से पुस्तकों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये कई मात्रा में होगा। जैसे डेयरी फार्म के अंदर गाय, आप भैंस, ये कई आपकी क्वांटिटी में होंगे, तो इन्हें ऐसे स्टॉक के रूप में मेंटेन करेंगे। तो ये स्टॉक कौन सा कहलाएगा, लाइव स्टॉक। तो ये संपत्ति के रूप में व्यापार में होगा। एक और शब्दार्थ अपन समझते हैं जिसको नाम दिया है आपके कौन सा, स्टोर। अब ये स्टोर वर्ड का अभिप्राय क्या है, इंग्लिश वर्ड है स्टोर। स्टोर का अभिप्राय यहां पर क्या है,
व्यापार में न बिका हुआ माल तो रहतिया स्टॉक कहलाता है। तो फिर ये स्टोर क्या है? स्टोर हम उन आपकी वस्तुओं को कहते हैं। स्टोर शब्द का प्रयोग उस सामग्री से लिया जाता है जो संस्था द्वारा पुनः विक्रय के लिए आपके नहीं बल्कि व्यवसाय में ही उपयोग के लिए कौन सा खरीदी जाती हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे मशीन के अंदर लगने वाला तेल, ग्रीस, लुब्रिकेंट जितने भी हैं उनको अपन ने स्टोर की कैटेगरी में रखा, क्योंकि ये व्यापार में नियमित तौर पर बने रहते हैं और इनका उपयोग अपन मशीन के अंदर काम में लेते हैं। तो हम ये बड़ी नियमित तौर पर काम में आती चीज है तो हम बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। कुछ इस साल काम आएगी, कुछ अगले साल काम आएगी, या हो सकता है कि आने वाले वर्षों में काम आए। तो इन आपके वस्तुओं की जो मात्रा बच जाती है वो स्टोर कहलाती है। जैसे मशीनों के अतिरिक्त आपके कौन सा पुर्जे, औजार, पैकिंग सामग्री इत्यादि जो मशीनों के औजार हैं, आपने एक बार खरीदिए पर काम तो कई वर्ष तक आएंगे, तो ये स्टोर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। पुर्जे ऐसे हैं जो आपके कौन सा समय समय पर बदलने पड़ते हैं, तो ये पुर्जे भी आपके कौन सा स्टोर की कैटेगरी में आएंगे। इनका मूल्य बहुत कम मात्रा में होता है, परंतु आपके कौन सा ये आपके कई वर्षों तक आपके व्यापार को लाभ पहुंचाते हैं। या जो कहते हैं कि बड़ी क्वांटिटी में खरीदा है तो वो स्टॉक खत्म होने में समय लगता है। तो जितना भी आपकी क्वांटिटी, आपके स्टॉक बच गया, वो स्टोर की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये काफी इंपोर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है। तो स्टोर का अभिप्राय हमारे कौन सा मशीनों के अंदर लगने वाला तेल, ग्रीस, उनके पुर्जे, औजार या पैकिंग सामग्री जो आपकी है, पैकिंग मटेरियल है, क्वांटिटी में परचेज कर लिया है, कुछ ही आपके काम में आया है, तो रिमेनिंग जो आपका जो बचा हुआ है स्टॉक वो नेक्स्ट ईयर काम में आएगा। तो ये सभी स्टोर की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो टर्म्स पढ़ी हैं बहुत सिंपल टर्म्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं वो चैप्टर नंबर 1 है। अब हम सभी चीजों को पढ़ेंगे तो हमें सही अर्थों में सभी चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। समझेंगे लेखा शास्त्र का मतलब क्या है, समझेंगे पुस्तपालन किसे कहा जाए और समझेंगे कि लेखांकन किसे कहा जाए। तो इन सभी का क्या अर्थ है, इसको आपके किस प्रकार से समझना है, मैंने नेक्स्ट वीडियो काफी मेहनत से प्रिपेयर करी है ताकि आपको सरल शब्दों में ये सारी टर्म्स याद हो सकें और एग्जामिनेशंस में आया हुआ थ्योरेटिकल प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकें। जरूर से देखें नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।